Good morning and welcome back to our online classes again. For the last time for this lesson, for the lesson first history for class 10th. Today we are going to discuss about the last topic of this lesson, that is nationalism and imperialism. Nationalism in Hindi राष्ट्रवाद, and in the very beginning we have defined it is one of the form of patriotism. पैट्रियटिज्म का एक फॉर्म यानी देशभक्ति का एक रूप अपने राष्ट्र के प्रति. इंपेरियलिज्म साम्राज्यवाद, टू इंक्रीज द एरिया, टू एक्सपेंड द एरिया, यानी राष्ट्रवाद के नाम पर साम्राज्यवाद का प्रयास करना. अब इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहां इसमें क्वेश्चन बनता है, जो ज्यादातर बोर्ड में रिपीट होता है, वो है हाउ बाल्कन्स एमर्ज एज ए रीजन ऑफ एक्सट्रीम टेंशन. जो बाल्कन रीजन था यूरोप का, वो बहुत ज्यादा तनाव का केंद्र कैसे बन गया. तो नेशनलिज्म में इन द वेरी बिगिनिंग जब हमने शुरुआत की, नेशनलिज्म क्या था कि एक पार्टिकुलर कंट्री है, वो अपने जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी है स्टेट्स की, उनको एक करके एक देश की पहचान है, नेशन स्टेट. दे वांट टू फॉर्म ए नेशन स्टेट. बट आफ्टर सम टाइम the big European powers try to manipulate the idea of nationalism into imperialism. लेकिन जो बड़ी पावर्स इन्होंने धीरे क्या किया, राष्ट्रवाद के उस विचार को, लोगों के राष्ट्रवाद के उस विचार को किस तरफ मोड़ना शुरू कर दिया, इंपेरियलिज्म की तरफ की. हमारे जो स्वार्थ है किस प्रकार पूरे हो सकते हैं अगर हम साम्राज्य को और बढ़ाएं तो, यानी बाहर कॉलोनी और बनाएं, दूसरे एरिया पर कब्जा कर लें, रिसोर्सेज को और यूटिलाइज करने के लिए बाहर. तो नेशनलिज्म का नाम जो शुरुआत में था कि हम एक नेशन स्टेट बनाएंगे, उसको किसकी तरफ बढ़ाने का प्रयास किया, साम्राज्यवाद की तरफ. और उसी का एक परिणाम था कि ये जो एरिया है ये सबसे बड़े तनाव का कारण है. तो इस जो पार्टिकुलर लास्ट टॉपिक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हाउ बाल्कन एमर्ज एज ए रीजन ऑफ एक्सट्रीम टेंशन. अब पढ़ेंगे ये हुआ कैसे. अब सबसे पहले तो एथनिक, हम पहले भी डिस्कस करते हैं व्हाट डू मीन बाय एथनिक. एक कम्युनिटी, एक ट्राइबल ग्रुप और एनी पार्टिकुलर ग्रुप रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर कल्चर, डिस्टिंक्टिव कल्चर और ट्रेडिशन. एक विशेष परंपरा को मानने वाला समूह, विशेष संस्कृति हो जिसकी एक अलग पार्टिकुलर समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसकी अपनी खुद की कोई अलग संस्कृति हो, अलग ट्रेडिशंस परंपराएं हो, वो क्या कहलाएगा, एथनिक ग्रुप. यानी अगर इस प्रकार बात करें तो एथनिक वेरिएशंस की तो हमारे यहाँ बहुत सारी, डायनेस्टी हाउस का एग्जांपल है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग हमारे यहाँ म्यूजिक के फॉर्म्स हैं, डांस के फॉर्म्स हैं. तो एथनिक वेरिएशंस, तो ये बाल्कन जो रीजन था, इट वाज द रीजन ऑफ ग्रेट एथनिक वेरिएशन. यहाँ बहुत प्रकार के लोग रहते थे, बहुत सारी वेरिएशंस थी, अंतर थे, डायवर्सिटीज थी. और उसमें कौन कौन से मॉडर्न डे आज के जो कंट्रीज है, कौन कौन से पार्ट थे इस बाल्कन रीजन के आज दिन का, जैसे रोमानिया है, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, हालांकि मेरे सारे नाम सर्बिया एटसेट्रा, ये सारे देश उसका पार्ट थे इस बाल्कन रीजन का. छोटे छोटे हिस्से थे. ऑल दीज आर अंडर ए पार्टिकुलर एम्पायर, लेकिन ये सब एक साम्राज्य का हिस्सा था. और किस साम्राज्य का, वो था ओटोमन एम्पायर. अब आप पहले ही पढ़ चुके हो, एक वर्ड इसमें आया था ग्रीस, पढ़ा था आपने, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इन 1832 इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ओटोमन एम्पायर, पढ़ चुके हो आप. ये सारा हिस्सा किसका था, ये किसके अंदर, ओटोमन एम्पायर. ओटोमन एम्पायर मींस रूल बाय द कंट्री तुर्की, तुर्की के द्वारा शासन चलाया गया था ये. तो उसका हिस्सा थे सारा. और ये जो कॉमनली इन सारे लोगों को मिला के कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय स्लेव्स, SLAVS, व्हाट डू मीन बाय स्लेव्स. द इनहैबिटेंट ऑफ बाल्कन रीजन वर कॉल्ड स्लेव्स. इन जो इलाकों में रहने वाले लोग थे उनको कॉमनली एक नाम से बोला गया था, वो था स्लेव्स. तो एक नंबर में अगर आ जाए व्हाट डू मीन बाय स्लेव्स, तो द इनहैबिटेंट ऑफ दिस बाल्कन रीजन और इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बाल्कन रीजन वर कॉल्ड स्लेव्स. और ये सारा हिस्सा किसके अंदर आता है, द बाल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर. अब एक तो एथनिक वेरिएशन थी, बहुत ज्यादा अंतर था. सबसे बड़ा कारण जो तनाव का बना कि हर एथनिक ग्रुप क्या है, अपने आप को डोमिनेट करने का प्रयास करता है, वेरिएशन ज्यादा थी. अब उसके बाद दूसरा, आप एक ये पढ़ के आए हो रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म पढ़ी आपने. रोमांटिसिज्म में क्या था कि धार्मिक, सामाजिक
लोकल लैंग्वेज के द्वारा, फोक लोर, फोक सॉन्ग्स, उनके द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का प्रयास करना, म्यूजिक के द्वारा, डांस के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, इनके द्वारा। तो उसी प्रकार क्योंकि एथनिक वेरिएशन थी, हर ग्रुप की अलग भाषाएं थी, अलग संस्कृति थी, उसके द्वारा राष्ट्रीय भावनाएं वहां भी बढ़ी। हर जगह जब नेशनल फीलिंग रोमांटिसिज्म आया था कि हर जगह अपने एरिया को की भावनाओं को बढ़ाने, राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी संस्कृति का, अपने पुराने लोकगीतों का, अपने पुराने जो भी मार्टरी जो शहीद रहे उनकी भावनाओं को, उनको हीरो बना के पेश किया गया। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। उसकी वजह से एक दूसरा साथ के साथ एक तरफ तो ये भावनाएं बढ़ी राष्ट्रवाद की, और दूसरी तरफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। डिसइंटीग्रेशन होता है एक होना, डिसइंटीग्रेशन टूट जाना। ओटोमन एम्पायर की पकड़ मजबूत नहीं रही, वो टूट गया, यानी अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। ज्यादातर देशों ने जो हिस्से थे ये छोटे छोटे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। जैसे कि राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ी, हर एक की सोच क्या थी कि हम स्वतंत्र हो जाएं, और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को जायज कैसे ठहराया, हाउ दे मेक इट करेक्ट। उन्होंने कैसे बोला कि सही है, क्योंकि इन्होंने माना कि वी वर फ्री इन द पास्ट, कि हम तो पहले भी फ्री थे। वी वर कोलोनाइज्ड बाय दीज कंट्रीज, तो हमें तो कॉलोनी बनाया गया था। जैसे इंडिया को ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया था, ऐसे ही इन देशों ने अपने आप को आजाद घोषित करते हुए कहा कि हम तो पहले भी फ्री थे, हमारा एक स्वतंत्र इतिहास रहा है, लेकिन हमें तो इनके द्वारा कॉलोनी बनाया गया था। इस आधार पर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और ओटोमन एम्पायर टूट गया। इसने लगातार कोशिश की ओटोमन एम्पायर ने आपको मजबूत करने की, ट्राई टू स्ट्रेंथन, बट विद ए लिटिल सक्सेस और नो सक्सेस एक्चुअली। बहुत कम कामयाबियां, नहीं के बराबर कामयाबी मिली, यानी कामयाब नहीं हो पाए, धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले गए, और अल्टीमेटली छोटे छोटे जगह थी, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब एक चीज और, जैसे इतने सारे हिस्से इकट्ठे थे साथ में, नो डाउट देयर बाउंड्रीज आर विद ईच अदर, दोनों सब की बाउंड्री एक साथ थी। तो अब इसमें जेलस टू ईच अदर, सब एक दूसरे से डरते थे, हर एरिया से दूसरे अपने आप की संस्कृति को डेवलप करने के लिए, अपने आप की संस्कृति को डोमिनेट करने के लिए एक जेलेसी का अभाव था इनमें। तो हर एक ने प्रयास किया कि जितना एरिया उनका कंट्रोल किया जा सके उतना कर लिया जाए, और रेडी टू फाइट, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। ये जब अलग हुए, स्वतंत्र हुए, तो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। और हर एक ने कोशिश भी की, ट्राई टू एक्सपेंड देयर एरिया, हर एक ने अपने एरिया बढ़ाने का प्रयास किया। प्रॉब्लम्स और इंक्रीज कब हो गई, ये प्रॉब्लम और इंक्रीज तब हो गई जब बड़ी पावर्स, जो यूरोप के बड़े देश थे, बड़ी ताकतें थी, जैसे रसिया, उसके बाद इंग्लैंड जिसको हम आज द ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, ये जो बड़े कंट्रीज थे, इन्होंने भी प्रयास किया कि इन एरिया के ऊपर कब्जा किया जाए और रिसोर्सेज पर कब्जा किया है, एरिया को और बढ़ाया जाए ताकि उनके रिसोर्सेज और बढ़े। तो इससे स्थिति और ज्यादा खराब हुई, और अल्टीमेटली दिस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसका परिणाम क्या निकला, अंत में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है 3 नंबर के या 5 नंबर के अनुसार दिया जाता है कई बार, हाउ बार्गेन समझ रीजन ऑफ एक्सट्रीम टेंशन। तो इसमें फर्स्ट इट वाज द रीजन ऑफ एथनिक वेरिएशंस, देन आफ्टर इट वाज कंट्रोल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर बट इट वाज डिसइंटीग्रेटेड। एक ऑटोमन एम्पायर का तरह था, उसके बाद उसकी पकड़ भी ढीली हो गई। देन डिफरेंट कंट्रीज डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। दे जेलस टू ईच अदर, एक दूसरे से सारे चलते, दे ट्राई टू एक्सपेंड देयर एरिया, उन्होंने अपना एरिया बढ़ाने का प्रयास किया। एंड द सिचुएशन वर्सनड ड्यू टू द इंटरफेरेंस बाय द बिग पावर्स टू कंट्रोल ओवर सम एरियाज फॉर रिसोर्सेज और टू मेक देम कॉलोनी। स्थिति और ज्यादा खराब कब हो गई, जब बड़ी ताकतें थी लाइक रशिया, इंग्लैंड, देन आफ्टर जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, इन्होंने तो प्रयास किया और एरिया कंट्रोल करने का, स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। अल्टीमेटली इट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और अंत में परिणाम क्या निकला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। और एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कैसे, जो हमने टाइटल पढ़ा था, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर इंपेरियलिज्म की शुरुआत कर दी थी इन बड़ी कंट्रीज ने, यानी साम्राज्यवाद की शुरुआत कर दी, जगह जगह कॉलोनी बनानी शुरू कर दी थी। और वास्तविक राष्ट्रवाद कब शुरू हो गया, यह था एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाया गया। जब ये इंपेरियलिज्म साम्राज्यवाद कर रहे थे बड़े कंट्रीज, तो इनके अंतर्गत तो कॉलोनीज उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए आंदोलन चलाए, और उनको बोला गया एंटी इंपीरियल मूवमेंट, यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन। दे ट्राई टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने सबने प्रयास किया आजाद होने का। लाइक इंडिया वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, भारत भी खुद कॉलोनी रहा है। तो इस प्रकार यूरोप के भी जो देश थे इनके अंतर्गत जो कॉलोनी थी, ये इतनी सारी आपने ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत ही पढ़ी, तो ऐसे बहुत सारे देश थे, उन्होंने अपने आप को आजाद करना शुरू कर दिया। और
नेशनलिज्म किस प्रकार डेवलप हुआ, एंटी इंपीरियल मूवमेंट के तौर पर, उन देशों ने अपनी अलग पहचान, उसके साथ रोमांटिक नेशनलिज्म हो कि इस प्रकार की भावनाएं बढ़ाई, हमारी संस्कृति एक जैसी, हमारी परंपराएं एक जैसी, हमारी भाषा एक जैसी, उसके आधार पर हमें अलग देश के तौर पर हमारी पहचान थी, इन्होंने कब्जा किया, हमें इससे बाहर आना है। तो सब ने अपने आप को एक कॉमन आइडेंटिटी के तौर पर पहचानना शुरू कर दिया एक देश के लिए, और इस प्रकार आंदोलन चलाया गया इसके खिलाफ, इस इंपीरियलिज्म साम्राज्य के खिलाफ, बड़ी ताकतें थी उनके खिलाफ। तो इसमें 3 नंबर के अनुसार या 5 नंबर के अनुसार क्वेश्चन बनता है, हाउ बाल्कन emerged in a region of extreme tension, और 1 नंबर की अगर बात करें तो ये आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्लेव्स, द इनहैबिटेंट ऑफ बाल्कन रीजन। अब हमारा ये लेसन कंप्लीट। इसमें जो क्वेश्चन अब तक हर टॉपिक के अनुसार बताए गए हैं, उनको एक नोटबुक में लिखें और उनके आंसर सारे कंपाइल करें, उसके बाद इनको पढ़ें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम पर प्रॉब्लम्स न आए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन की कौन सा टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन बनता है, देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।